वन तड़प और चाह। कहते हैं प्यार में बड़े बड़े बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अगर सही समय पर संभाल गए तो कामयाबी कदम चूमती है। कुछ इस तरह मुकेश के साथ हुआ। मुकेश जो बस्ती के छोटे इलाके में रहता था, वो भी प्यार में पागल रहता है, लेकिन उसे भी धोखा मिलता है। लेकिन मुकेश खुद को किसी तरह संभल कर आगे की लाइफ जीता है। मुकेश दिखने में सुंदर, चौकोर चेहरा, फुर्तीला शरीर, दौड़ने में बहुत तेज, 5.9 फुट ऊंचा, पुराने स्टाइल के कपड़े और बालों को तेल से सुलाकर रखता था। मतलब पूरी तरह सादा लड़का था। मुकेश कुछ सोच रहा था, तभी एक आवाज आए, ओए लड़के, तू यहाँ काम करने आता है कि सपने देखने? अच्छे से काम कर, नहीं करेगा तो निकल दिया जाएगा। मुकेश एक होटल में रसोई का हेल्पर का काम करता था। जो रसोइया उसे कहे वो काम उसे करना पड़ता था। जी माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। मुकेश माफी मांगने लगा। ठीक है, अगली बार ऐसा हुआ तो सेठ को बोलकर तेरा बाय बाय करा दूंगा। चल वो मसाला उठा कर दे, रसोइये ने कहा। थैंक यू सो मच चाचा, मुकेश ने माफी आवाज में कहा। मुकेश को वहां काम किए 4 महीने हो गए थे और इस बीच मुकेश ने बहुत कुछ बनाना सीख लिया था। रसोइया चाचा बहुत अच्छा खाना बनाते थे, जिसकी वजह से वो पूरे बस्ती में फेमस थे और होटल हमेशा भरा रहता था। मुकेश की एक गर्लफ्रेंड थी अनामिका, जो अभी अभी मुकेश के साथ 12वीं पास करके सूरत के यूनिवर्सिटी में चली गई थी। लेकिन मुकेश जब होटल से घर जाता तो उसे रोज फोन करता था और आज भी वो हमेशा की तरह फोन किया। हेलो, कैसी हो जानू? मुकेश खुशी से कहा। मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, अनामिका ने जवाब दिया। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुकेश थोड़ा उदास सा मुंह बन के कहता है, हाँ मेरा भी दिल नहीं लगता, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है ना। अनामिका, हाँ ये भी सही है, चलो कोई नहीं। और हाँ वैसे वहां तुमको कोई परेशान तो नहीं करता ना? मुकेश, नहीं नहीं, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, मैंने काफी दोस्त बना लिए हैं और उनके साथ बहुत मजा आता है। अनामिका ने झिझकते हुए कहा। अनामिका बात ही कर रही थी कि उस पे एक कॉल आया और अनामिका ने मुकेश से कहा, जानू मैं बाद में फोन करती हूँ, मेरे घर से फोन आ रहा है, बाय। मुकेश ओके कहता कि उससे पहले अनामिका ने फोन कट कर दिया। मुकेश को थोड़ा बुरा लगा और फिर मुस्कुराकर घर जाने लगा। अनामिका बहुत सुंदर थी, गोरा बदन, गोल चेहरा, भूरी आंखें, काले घने बाल, स्टाइलिश और 5.6 फुट लंबी थी। मतलब गांव के सभी लड़के उस पर मरते थे। अनामिका का घर मुकेश के रास्ते में पड़ता था, सो वो सोचा थोड़ा आंटी अंकल से ऐसे ही अनामिका का हाल चाल पूछे। मुकेश घर जाके बोला, कैसे हो आंटी? बोलकर थोड़ा स्माइल किया। अरे मुकेश, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, आंटी ने भी मुस्कुराकर कहा। मैं भी ठीक हूँ आंटी, वैसे अनामिका कैसी है? उसका फोन आता वाता है कि नहीं? मुकेश ने मजे लेते हुए कहा। उसका फोन आए तो 1 हफ्ते हो गए, पढ़ने में बिजी रहती है न, सो उसका फोन नहीं आता, आंटी ने बहुत उदास होके कहा। लेकिन मुकेश के दिमाग में तो तूफान चलने लगा। उसने खुद से ही मन में कहा, अभी तो उसने कहा घर से फोन आ रहा है, फिर आंटी कैसे कह रही है? इसका मतलब अनामिका ने मुझसे झूठ कहा। रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। मुकेश ने घर से बाहर निकलकर अनामिका को फोन लगाया तो उसका फोन बिजी आ रहा था। मुकेश ने 2-3 बार वापस किया लेकिन बिजी ही मिला। मुकेश परेशान होने लगा और उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहा था। तभी अनामिका का वापस कॉल आया। अरे तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैं सर से पढ़ाई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, तुम इस तरह कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो। अनामिका ने मुकेश पर चिल्लाते हुए कहा। अरे सॉरी जानू, मुझे लगा तुम किसी प्रॉब्लम में हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे घर गया था ना, तो मुकेश बोल ही रहा था कि अच्छा तो तुम घर पर पूछने चले गए, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? अनामिका ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो सिर्फ फिक्र हो रही थी। मुकेश उदास होके कहा। ओके ठीक है, कोई नहीं, लेकिन अब तुम मुझे रोज रोज फोन मत करना, मुझे पढ़ाई में दिक्कत होती है। मैं जब फ्री रहूंगी तो कॉल कर दूंगी। ओके, अनामिका शांत होते हुए कही। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, क्योंकि मैं तुमसे बात किए बिना। मुकेश बात पूरी करता तब तक फोन कट हो चुका था। मुकेश उदास हो गया था। वो धीरे धीरे अपने घर गया और खाना खाकर सोने लगा। पहले वो अनामिका के बारे में सोचा और फिर उसकी बातें याद करके अंदर ही अंदर रोने लगा और फिर सो गया। मुकेश रोज की तरह सुबह होते ही होटल जाता और फिर रात को घर आ जाता। वो रोज चौराहे पर घंटों बैठकर अनामिका के फोन का वेट करता, लेकिन अनामिका का फोन नहीं आता, जिसकी वजह से उसका काम पर ध्यान नहीं लगता और फिर उसे काफी डांट पड़ती।
मुकेश के घर वालों को जब होटल के सेठ ने बताया तो वो लोग भी उसे सुनाने लगे। मुकेश के घर में एक बहन और एक भाई और मम्मी पापा थे, लेकिन मुकेश की मां मुकेश से बहुत प्यार करती थी। इसलिए एक दिन जब मुकेश काम से घर आया तो उसकी मां पास आए और पूछी, क्या हुआ बेटा, तुम आजकल इतना उदास क्यों रहते हो? कुछ नहीं मां, बस ऐसे ही, मुकेश ने धीरे से जवाब दिया और कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ तो हुआ है, तू मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी, मुकेश की मां ने बीच में रोकते हुए कहा। मुकेश थोड़ी देर शांत रहा और फिर अपनी मां की गोद में सर रखकर रोने लगा और सारी बात बता दिया। मां, मुझे भी सूरत जाना है, मैं वहां रहूंगा तो खुश रहूंगा, आप पापा से बात करो ना प्लीज, मुकेश रोते हुए बोला। तेरे पापा माना कर देंगे और मैं भी तेरे बिना कैसे रहूंगी, मुकेश की मां भी दुखी होकर कही। मैं अनामिका के बिना नहीं रह सकता मां, मुकेश ने कहा और उठकर अपने कमरे में चला गया। क्या लगता है मुकेश की मां उसके पापा को माना पाएगी? क्या उसके पापा राजी होंगे? क्या मुकेश इसी तरह उदास रहेगा? ये सब जानने के लिए आगे बढ़े और लाइक करे। चट्टूप सूरत जाने की खुशी। दूसरे दिन काम से लौटते वक्त मुकेश ने सामने से कॉल करने का सोचा, क्योंकि हफ्ता बीत गए लेकिन अनामिका ने कॉल नहीं किया, इसलिए मुकेश ने कॉल किया। लेकिन आज भी अनामिका का फोन बिजी आ रहा था। मुकेश के मन में अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन फिर सोचकर मन बहला लिया कि इसके सर का फोन होगा। थोड़ी देर बाद अनामिका का फोन आया। हेलो अनामिका, कैसी हो? मुकेश ने बड़े उत्साह से कहा। मैं ठीक हो, कुछ काम था, अनामिका ने रुडली कहा। नहीं, कुछ काम तो नहीं था, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं, मुकेश ने कहा। ठीक है, मैं एकदम सही हूं और यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे ख्याल से तुम भी ठीक होगे। चलो, मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं कॉल रखती हूँ। इतना कहकर अनामिका ने कॉल काट दिया। लेकिन सुनो तो, मुकेश कुछ बोल पाता तब तक कॉल कट हो चुकी था। लेकिन आज मुकेश थोड़ा खुश था, क्योंकि थोड़ी ही देर से ही उसने अनामिका से बात कर ली थी। वो घर जैसे गया, उसके पापा ने उसे बुलाया। बेटा इधर आओ। जी पापा, मुकेश ने घबराते हुए कहा, क्योंकि उसे डर था कि आज भी पापा उसे डांटेंगे। तुम सूरत पढ़ना जाना चाहते हो क्या? पापा ने प्यार से पूछा। ये सुनते ही मुकेश की आंखें हैरान हो गई, लेकिन मुकेश ने हिम्मत करके कहा, जी हाँ पापा, ठीक है, अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें हमारा बिजनेस आगे देखना होगा और हाँ, मैं तुम्हें वहां पैसे नहीं भेज पाऊंगा, तुम्हें खुद ही कमा के खाना पीना होगा। मैं तुम्हारी कॉलेज फीस और 6 महीने की हॉस्टल फीस जो भी होगी भर दूंगा, बाकी तुम खुद देख लेना, मुकेश के पापा ने कहा और फिर शांत होकर न्यूज पढ़ने लगे। मुकेश के पापा का हलवाई का दुकान था, लेकिन उसके पापा होटल चालू करना चाहते थे, इसलिए मुकेश को होटल में काम लगवाया था, जिससे वो वहां से अच्छा खाना बनाना सीख ले। लेकिन जब मुकेश की मां ने उसके पापा को मनाया तब वो मान गए। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मुकेश के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सब बाद में कर लेना, पहले अपने कपड़े रेडी कर लो, तुम्हें कल ही निकलना होगा, एडमिशन पहले से ही लेट है इसलिए जल्दी करो, मुकेश के पापा ने कहा। जा हाँ पापा, मैं अभी पैक करना स्टार्ट कर देता हूँ, मुकेश खुश होते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। मुकेश ने बैग पैक कर लिया और सुबह होते ही स्टेशन आ गया। मुकेश को जाता देख सभी रोने लगे थे। बेटा अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना पीना, मुकेश की मम्मी रोते हुए कही। आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा, मुकेश ने कहा। भैया भाभी को मेरा हेलो बोलना, मुकेश की बहन शालू ने कान में धीरे से कहा। हट पागल, मरवाएगी क्या, मुकेश ने शालू के सर पर तपली मरते हुए कहा। कॉलेज जाके पढ़ाई करना और लड़ाई वगैरह से दूर रहना, मुकेश के पापा ने कहा। जी हाँ पापा, आप भी टेंशन मत लो, मैं वहां किसी से भी झगड़ा नहीं करूंगा, मुकेश ने पापा के पैर छुए और कहा। मुकेश ट्रेन में बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन चल पड़ा। मुकेश ने सबको बाय कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। मुकेश पूरे रास्ते भर अनामिका को सरप्राइज देने का सोच रहा था और सोच रहा था कि अनामिका कितनी खुश हो जाएगी उसे देखकर। मुकेश एक दिन के सफर के बाद सूरत आ गया। मुकेश ने यूनिवर्सिटी के लिए रिक्शा पकड़ा और जब वो रास्ते से जा रहा था तब उसे एक फूल वाली दुकान दिखी। उसने तुरंत रिक्शा वाले को कहा, भैया 2 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ रुकिए, मुझे एक सामान लेना है। रिक्शा वाले ने रोका और मुकेश सीधे फूल वाले के पास जाकर कहा, काका ये फूल के गुलदस्ते कितने के दिए? 100 रुपए, फूल वाले ने कहा। इतना महंगा फूल भी इतना महंगा होता है? मुकेश ने भाव सुनकर हैरान हो गया।
क्योंकि मुकेश गांव में रहता था और वहां हर चीज सस्ती मिल जाती थी। एक काम करो, इनमें से ले लो, ये सिर्फ 50 के है। फूल वाले ने एक कोने में पड़े गुलदस्तों की तरफ इशारा किया जो काफी छोटे और हल्के मुरझाए हुए फूल थे। मुकेश के पास पैसे काम थे, सो उसने उसी में से एक अच्छा छांटा और कहा, ये वाला पैक कर दो। मुकेश ने फूल लिया और रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा वाले से रहा नहीं गया और पूछ लिया, किससे मिलने जा रहे हो छोटे? मेरी गर्लफ्रेंड ये पढ़ती है और मैं भी ये पढ़ने आया हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं उसको सरप्राइज देने वाला हूँ। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाएगी। वैसे कहाँ से आ रहे हो? रिक्शा वाले ने पूछा। मैं बस्ती जिला के एक गांव से आ रहा हूँ, मुकेश ने बताया। फिर कुछ देर तक थोड़ी बातें करते करते यूनिवर्सिटी आ गया। मुकेश ने पैसे दिए और फिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रूम में गया। वहां जाके पता चला कि साइंस में उसका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि उसके मार्क्स कम थे, इसलिए उसने BA ले लिया। अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर ऑफिस के सर ने वार्ड को बुलाया और कहा, इनको हॉस्टल तक रूम ना 302 तक छोड़कर आओ। ठीक है साहब, चलो मुझे अपना सामान दे दो और मेरे पीछे पीछे आओ। वार्ड ने पहले सर को हाँ कहा और फिर मुकेश को बोलकर बैग उठाने लगा। नहीं नहीं, मैं अपना सामान खुद ही उठा लूंगा, आप सिर्फ रूम दिखा दीजिए। मुकेश ने वार्ड को देखा और कहा, इसमें कोई खजाना है कि मैं चुरा लूंगा? वार्ड ने थोड़ा चिड़चिड़े होकर कहा, नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, आप इतने बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपसे बैग नहीं उठवा सकता। ऊपर से मेरा बैग भी काफी भारी है, तो मैं खुद उठा लूंगा। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, आगे फिर उठाने के लिए मत कहना। वार्ड ने कहा। मुकेश थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वार्ड ने ऐसा क्यों कहा। फिर नजरअंदाज करके उनके पीछे पीछे हॉस्टल की तरफ जाने लगे। छतरी, नई जगह और नए दोस्त। हॉस्टल कॉलेज और कैंपस से काफी दूर था। काफी देर हो गई थी लेकिन मुकेश बिना थके अभी भी चले जा रहा था। ये देख वार्ड भी हैरान था। फिर मुकेश ने कहा, काका और कितनी दूर जाना है? बस यही 400 मीटर और दूर। काका ने कहा, अच्छा, थोड़ा और दूर है। बढ़िया है, मेरा रोज का कसरत हो जाया करेगा, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो गया है। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, थक गए हो क्या? लाओ मैं अब उठा लेता हूँ, अभी तुमको आराम करके खाने के लिए वापस कैंपस भी आना होगा। वार्ड ने कहा। मुकेश फिर अपना सामान वार्ड को देकर पीछे जाने लगा। उसने देखा कि वार्ड चाहे कमजोर दिख रहे थे लेकिन वो थे नहीं, आज भी उनमें किसी नौजवान की ताकत थी। जब मुकेश ये सब सोच रहा था तभी एक आवाज आई, रमेश भाई, मेरे घर से थोड़े सामान आने वाले हैं, प्लीज साथ में चलकर ले आओगे? एक स्टूडेंट ने बोला जो कि मुकेश की ही उम्र का था। ओह, तो आपका नाम रमेश है? वैसे ये लोग आपको भाई क्यों बोल रहे हैं, जबकि आप तो उम्र में काफी बड़े हो? मुकेश ने कहा। वार्ड ने पहले उस लड़के की हाँ में हाँ मिलाई और फिर मुकेश को कहा, यहाँ सब ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ सबको नाम के बाद भाई लगाते हैं। वार्ड ने कहा। मुकेश को ये सब अजीब लग रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन मैं आपको काका ही बोलूंगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरा सर मत खाओ और चुपचाप चलो। वार्ड धीरे से गुस्साते हुए कहा, ओह सॉरी काका। मुकेश माफी मांगकर चुप हो गया और उधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि यूनिवर्सिटी काफी बड़ा और सुंदर था, पेड़ पौधे हरे भरे थे। ये सब देखते देखते हॉस्टल आ गया था। हॉस्टल में कमरे के पास गए तो वहां पहले से ही 3 लोग थे और कमरे में 4 बेड और अलमारी था। वार्ड ने एक खाली बेड पर मुकेश का सामान रखा और उन तीनों से कहा, ये लड़का आज से आपका नया रूममेट है, इसे कोई परेशान मत करना और साथ में रहना। वार्ड ने सबको बोला और फिर वहां से निकल गया। मुकेश ने सबको घबराते हुए हाय किया और कहा, हेलो, मेरा नाम मुकेश है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उन तीनों में से एक उठा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राजू है, ये रोकी और ये अमन, और हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। राजू ने तो मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बाकी दोनों थोड़ा गुस्से में थे और फिर दोनों कमरे से बाहर चले गए। मुकेश ने राजू की तरफ देखा और कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा या मेरे आने से कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेचारे फुटबॉल मैच हार कर आ रहे हैं इसलिए थोड़े दुखी है। राजू ने समझाते हुए कहा, ओह ये बात है, वैसे एक बात पूछूं? मुकेश ने सर पर खुजवाते हुए कहा, हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है? राजू थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये फुटबॉल क्या होता है, कभी इसके बारे में सुना नहीं।
मुकेश ने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, तुमको फुटबॉल नहीं पता? कहाँ से आए हो भाई? राजू हैरान होके पूछा, मैं तो बस्ती जिले से आया हूँ, मेरे गांव में कभी ऐसा चीज के बारे में सुना नहीं। मुकेश ने बताया, अच्छा ऐसी बात है, गांव से आए हो, चलो कोई नहीं, मैं तुमको एक दिन वहां ले चलूंगा, तुम खुद देख लेना। वैसे तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अभी तक तो नहीं। मुकेश ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, साथ में चलते हैं। वो रहा बाथरूम, वहां जाके जो करना है जल्दी करो, राजू ने कहा और अपने कमरे से बाहर आ गया। राजू, रॉकी और अमन तीनों ही ताकतवर, तेज और फुटबॉल में माहिर थे। इनकी हाइट मुकेश से थोड़ी छोटी थे। इन तीनों में रॉकी और अमन ही ज्यादा सीरियस थे। थैंक यू बोलकर बाथरूम में जाके नहाया और नए कपड़े पहनकर बाहर निकल आया। भाई ये क्या पहन कर आया है? राजू ने हंसते हुए कहा, ये मेरे नए कपड़े हैं, मुझे लंच के बाद किसी से मिलने जाना है, इसलिए नए कपड़े पहना हूँ। मुकेश शर्माते हुए कहा, ये तेरे नए कपड़े हैं? सच में भाई, किसी लड़की से मिलने का प्लान है तो चेंज कर लेना, इस ओल्ड फैशन के कपड़ों में तुझे कोई लाइन भी नहीं देगी। और ये बाल कितना गंदा लग रहा है, थोड़ा अच्छे से फैशन बना ब्रो। राजू थोड़ा मुस्कुराते हुए समझा रहा था, नहीं मुझे ऐसा ही रहना पसंद है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को यही कपड़े पसंद है। मुकेश ने कहा, तेरी गर्लफ्रेंड भी है? वाह सही है तेरा तो, चल कोई नहीं, मैं तुझे बाकी लोगों से मिलता हूँ। राजू हैरान होते हुए कहा। राजू ने मुकेश को और दोस्तों से मिलाया और फिर सबके साथ कैंपस के कैंटीन में गया और अपना अपना थाली लेकर खाना खाने लगे। सभी थोड़े उदास थे लेकिन छोटी मोटी बातें करके खा रहे थे। तभी एक 12 लड़कों की ग्रुप उनके बाजू से गई और उनमें से एक ने इनको देखा और कहा, देखो ये लूजर्स हारने के बाद कितने आराम से खाना खा रहे हैं। ये जश था, साइंस क्लास के फुटबॉल चैंपियन लाइन ग्रुप का मेंबर। खाने दो इन्हें, बेचारे इसके अलावा और अच्छे से कर ही क्या सकते हैं। हाँ, ये प्रीतम था लाइन ग्रुप का कप्तान। प्रीतम और जश दोनों कॉलेज के हैंडसम लड़कों में से एक थे। सभी लड़कियां उन पे मरती थी। प्रीतम बहुत अमीर और पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि जश एक मिडिल क्लास। ये सुनते ही रॉकी, अमन सहित कुछ लोग भी गुस्सा हो गए। तभी इनके टीम का कप्तान अतुल उठा और सबको शांत करते हुए कहा, हमें इनसे मुंह लगाने से अच्छा इनको हारा कर दिखाएंगे, तब तक शांत रहो। हराने का सपना देख रहे हैं ये लूजर्स, सपने में भी नहीं हारा पाओगे। हाँ, ये कहते हुए अपनी टीम के साथ प्रीतम आगे चला गया और एक टेबल पर जाके दूसरों से बोलकर खाना मंगवाने लगा। ये लोग कौन है? मुकेश ने धीरे से राजू से पूछा। यही लोगों से तो कल हमारी टीम मैच हारी, ये साइंस के स्टूडेंट है, इनसे हमारी टीम का पुरानी दुश्मनी है, राजू ने भी धीमी आवाज में कहा। मुकेश ने ये सब देखा और समझ गया। उसे समझ में सब आ गया था कि ये लोग सही नहीं है, क्योंकि ये कमजोरों को परेशान करते थे। मुकेश समझ गया था कि इनसे दूरी बनाकर रहना होगा। अब आगे क्या करने वाला है मुकेश, कमेंट सेक्शन में बताएं। चैप्टर 4 प्यार में धोखा। मुकेश ने सबके साथ खाना खाया और फिर वापस हॉस्टल के तरफ जाने लगा। राजू ने जैसे ही मुकेश को जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? अभी से ही, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मुझे अभी किसी से मिलने जाना है, बताया तो था, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मुकेश ने माना करते हुए कहा, अरे हाँ मैं भी भूल गया था, ठीक है आराम से जाना। राजू ने बेस्ट ऑफ लक का इशारे करते हुए कहा। ये बोलकर राजू अपने दोस्तों के साथ और मुकेश हॉस्टल की तरफ जाने लगा। हॉस्टल में आते ही उसने फूल का गुलदस्ता निकाला और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज अनामिका मुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी। वैसे अनामिका से मिले तो मुझे भी काफी दिन हो गए हैं, वो मुझसे मिलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। चलो उसे कॉल करके बात करता हूँ। नहीं मैं सीधे उससे मिलने जाऊंगा। हाँ ये सही है। मुकेश गुलदस्ता लिए और अच्छा कपड़ा पहनकर पहले इंफॉर्मेशन हॉल गया, फिर वहां से अनामिका के बारे में पता करके उसके हॉस्टल के पास गया और वहां एक वार्डन बैठी हुई थी। उनसे बोला, सुनिए काकी, क्या आप अनामिका को बुला सकती है? वो अभी फर्स्ट ईयर में है। ओए काकी किसको बोला? मैं तुझे काकी दिखती हूँ? मैं तो अभी जवान हूँ, दिखता नहीं क्या? वार्डन ने मुकेश पर भड़कर चिल्लाने लगी। अरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आप ही बता दीजिए मैं आपको क्या बोलूं? मुकेश ने मुस्कुराते हुए घबराहट वाला चेहरा बनाते हुए बोला, तुम मुझे प्यार से ब्यूटी मैडम बोल सकते हो, समझे? वार्डन ने अदाओं में बोला। ओके ब्यूटी मैडम,
तो क्या आप अनामिका को बाहर बुला सकती हैं? मुकेश बड़े प्यार से बोला। अनामिका तिवारी, वो फर्स्ट ईयर वाली, वो तो आज बाहर पार्टी करने गई है। वार्डन ने बोला। पार्टी करने गई है? आज कुछ है क्या? मुकेश थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। क्या है ना, आज हमारी टीम पहला मैच जीत गई है ना, सो उसका पार्टी करने सभी गए हैं। वार्डन ने याद करके बताया। अच्छा, तो वो कब तक आएगी, आप बता सकते हो? मुकेश ने उदास होते हुए पूछा। अब यहाँ की लड़कियों का क्या बताऊं, ये कहने का हॉस्टल है, बट ये लड़कियां रात के 12 बजे तक घूमती है। आती ही होगी। वैसे वो तुम्हारी क्या लगती है? मैडम ने बोला, फिर अचानक में पूछ लिया। जी, मैं अनामिका का बॉयफ्रेंड मुकेश हूँ। हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। वो यहाँ पढ़ने आई थी, तो मुझे वहाँ बहुत अकेला फील होता था, तो मैं भी ये पढ़ने आ गया। मुकेश ने मुस्कुराते हुए प्यार से सब बताया। ओह, ऐसा है तो बेटे तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको प्रॉब्लम होगा। वार्डन ने दुखी होते हुए कहा। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या अनामिका के साथ? मुकेश ने घबराहट में पूछा। वो मैं कैसे बताऊं, तुम रुककर खुद ही देख लो, वार्डन ने कहा और मुकेश के साइड में बने टेबल पर बैठने का इशारा कर दिया। मुकेश टेबल पर बैठा और सोचने लगा। उसकी हालत खराब हो गई थी घबराहट की वजह से। धीरे धीरे सभी लड़कियां हॉस्टल में आती जा रही थी, लेकिन अनामिका अभी तक नहीं आई। मुकेश बिना शाम का कुछ खाए वहां बैठा रहा। लगभग रात 12 बजे के आसपास एक रेड कलर की मर्सिडीज हॉस्टल के सामने आके खड़ी हुई। पहले उसमें से 2 लड़कियां बाहर निकली, जिसमें से एक अनामिका और दूसरी उसकी फ्रेंड थी। मुकेश अनामिका की ओर बढ़ ही रहा था, तभी कार में से प्रीतम और जश भी बाहर निकले। जश अनामिका की फ्रेंड को बाहर आते ही किस करने लगा और प्रीतम बाहर आकर पहले अनामिका को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, बेबी आज तो मजा आ गया। और फिर किस करने लगा। बेबी तुम्हारे ओठ कितना स्वीट है, मन करता है कि इन्हें चूसते ही रहूं। प्रीतम ने अनामिका से कहा। सिर्फ किस करते रहोगे कि कभी इससे आगे भी बढ़ोगे? अनामिका ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों नहीं बेबी, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी कर दूंगा, प्रीतम ने कहा और फिर से किस करने लगा। दूर खड़ा ये सब मुकेश देख रहा था। मुकेश की आंखों से आंसू आने लगे। तभी मुकेश के हाथ से फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर गया और उन लोगों का ध्यान किस से हटकर मुकेश की तरफ चला गया। जैसे ही अनामिका ने मुकेश को देखा वो हैरान हो गई। मुकेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनामिका हैरान आंखों से लड़खड़ाते हुए पूछा, लेकिन मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि रोने से उसका गला सूख गया था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तभी प्रीतम ने पूछा, कौन है ये बेबी, इतना रो क्यों रहा है? तुम इसे जानती हो क्या? ये मेरे गांव से है। तुम सब अभी यहाँ से जाओ, मैं बाद में सब बताती हूँ। अनामिका ने सबको जाने को कहा। ओके बेबी, कल कॉलेज में मिलते हैं और हाँ अपना काम बाकी है अभी, प्रीतम ने जानबूझकर जाते हुए कहा और जश के साथ में निकल गया। अब बस अनामिका, उसकी फ्रेंड और मुकेश खड़े थे और वार्डन जो पीछे से सब देख और सुन रही थी। मुकेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब आए? अनामिका ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं तो कब का आया था, सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम। मुकेश ने हिम्मत जुटाई और फिर रोते हुए कहा, तुम्हें फोन तो करना चाहिए था ना। अनामिका ने हकलाते हुए कही, मैं करने वाला था लेकिन नहीं किया। अच्छा है नहीं किया, नहीं तो मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता चलता। यही है न तुम्हारे सर जिससे तुम घंटों पढ़ती थी। मुकेश ने बहुत उदास और रोते हुए कहा। मुकेश तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, अनामिका खुद को बचाने के लिए कहा। अब रहने भी दो, मुझे ये सब समझ में आता है। आज से तुम अपना शकल नहीं दिखाना मुझे। मुकेश ये बोलकर फिर रोने लगा। पहले मेरी बात तो सुनो, अनामिका रिक्वेस्ट करते हुए कही। अब कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। क्यों लिया अनामिका मेरे साथ? मुकेश बोला और फुट फुट कर रोने लगा। मुकेश प्लीज ये सब घर पर मत बताना। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे। अनामिका पूरी बात बोल ही रही थी कि बस अनामिका बस, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमको आइडिया है कि मैं कितना परेशान था, तुमसे बात नहीं होती थी तो मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करके यहाँ तुम्हारे साथ पढ़ने आया था और तुम तो मुझे धोखा दे रही हो। मुकेश ने चिल्लाते बिलखते हुए कहा। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अनामिका ने रिक्वेस्ट की। कोई नहीं अनामिका, तुम अब कुछ मत बोलो, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो और मैं अपने लाइफ को। मुझे पहले ही समझ जाना था जब तुमने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट किया था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए।
मुकेश रोते हुए ये बोलकर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो मुकेश? रुको थोड़ा, मेरी बात तो सुन लो, अनामिका पीछे से चिल्लाते हुए बोली। लेकिन मुकेश नहीं रुक रहा था। उसने जाते जाते कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अनामिका, कभी नहीं। ये बोलते बोलते चला गया। अब मुकेश आगे क्या करेगा? क्या अनामिका की सच्चाई उसके माँ बाप को बता देगा या मुकेश कुछ कर बैठेगा? ये जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए। चैप्टर 5 मरते मरते जान बची। ये सारा मंजर अनामिका की फ्रेंड और वार्डन ने देख लिया था। वार्डन की आंखों में तो आंसू आ गए थे। अनामिका भी थोड़ी उदास हो गई थी और डर गई थी। तभी उसकी फ्रेंड भावना ने कहा, अनामिका अगर वो तेरे मम्मी पापा को बता दिया तो तेरा क्या होगा? अनामिका ये सुनकर और डर गई थी। उसने अपना फोन निकाला और प्रीतम को फोन लगाकर सब कुछ बता दिया। तो तुम बताओ क्या करूं मैं? प्रीतम ने कहा, वो बचना नहीं चाहिए बस। अनामिका धीरे से फोन में कहा, तुम टेंशन मत लो बेबी, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, मैं सब देख लूंगा। ऐसा कहकर प्रीतम ने गाड़ी वापस पीछे मोड़ा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। और इधर मुकेश सदमे में चले जा रहा था। उसके सामने अनामिका के साथ बिताए पुराने पल और प्रीतम के साथ का किस का सीन बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मुकेश रास्ते पर चल ही जा रहा था और तभी प्रीतम ने मुकेश को दूर से देख लिया और उसे गाड़ी से उड़ने के लिए सोच लिया था। उसने स्पीड बढ़ा दी। मुकेश को कोई होश नहीं था। अबे तू उसे मार देगा क्या? जश ने डरते हुए कहा। अनामिका के लिए सब कुछ जायज है, उसने ही इसे मारने को कहा। और वैसे भी ऐसे लोगों की जान लेना तो मेरे लिए आम बात है, प्रीतम ने कहा और गाड़ी को और तेज कर दिया। प्रीतम बहुत पास आ गया था लेकिन मुकेश को कुछ होश नहीं था। फिर अचानक में मुकेश ने सामने से तेज लाइट आते देखा और वो वहीं आंखें बंद करके खड़ा हो गया और प्रीतम कार को आर पार कर दिया। मुकेश ने जैसी ही आंख खोली तो देखा वो एक कोने में गिरा पड़ा हुआ था और उसे हल्की सी चोट लग गई थी। तभी एक आवाज आए, आंधे हो क्या? तुमको चलती हुई गाड़ी नहीं दिखाई देता? और बीच रास्ते में तुम क्यों चल रहे थे? जब मुकेश ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं रमेश वार्ड था। वार्ड ने मुकेश को ठूकने से पहले बचा लिया था और बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। लेकिन मुकेश फिर उदास हो गया और कहा, आप मुझे मार ही जाने देते काका, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, बोला और फिर रोने लगा। वार्ड मुकेश को रोता देख थोड़ा शांत हो गया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? मुकेश कुछ नहीं बोला और रोना जारी रखा। मुकेश इतना रोया था जिससे उसके कपड़े गीले हो गए थे और अब ठंड से ठिठुरते हुए रो रहा था। वार्ड ने पहले मोटे कंबल से मुकेश को ढका और तेज से चिल्लाया, बताओगे क्या हुआ? फिर मुकेश ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया और वार्ड ने सारी बात ध्यान से सुना। मुझे एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हें पाला पोसा है? क्या उसने तुम्हें इतना बड़ा किया है? क्या तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें अपने माँ बाप भाई बहन से कोई प्यार नहीं है? वार्ड ने एक हाथ मुकेश के कंधे पर रखा और आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। मुकेश ये सुनते ही थोड़ा शांत हो गया और फिर अपने घर वालों के बारे में सोचने लगा। तुम्हारे लाइफ कोई और नहीं है जो तुमसे प्यार करता हो। क्या तुम एक ऐसे लड़की के लिए मरना चाहते हो जो तुम्हें प्यार ही नहीं करती? क्या तुम उसके सहारे जीने वाले थे? वार्ड ने बहुत ठंडे दिमाग से तेज आवाज में कहता जा रहा था और मुकेश ध्यान से सारी बात सुन रहा था। देखो बेटा, किसी एक के जाने से जीवन खत्म नहीं होता। ऐसे लोग बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे। अगर सभी ऐसे ही मरने लगे तो संसार में कोई नहीं बचेगा, वार्ड ने कहा और थोड़ी देर शांत हो गए। मुकेश के दिमाग में ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। मुकेश ने आंखें पोंछी और कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, उसके जाने से मैं अपनी जान कैसे दे सकता हूँ? मैंने अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं कितना कायर हूँ। मुकेश खुद को ही अब कोसा जा रहा था। अब खुद को कोसना बंद करो, अब अपने करियर पर ध्यान दो। ऐसी हजारों मील जाएंगी अगर तुम लाइफ में कुछ बन गए तो। इसलिए अब घर जाओ, आराम करो और नई लाइफ स्टार्ट करो। वार्ड ने कहा, आप सही कह रहे हैं रमेश काका, मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसा बोलकर मुकेश ने अपने सर वार्ड के कंधे पर रख देता है और वार्ड भी मुस्कुरा देता है। और तुमने शाम को कुछ खाया पिया या नहीं? वार्ड ने पूछा। नहीं। इतना कहते ही मुकेश के पेट में गुड़गुड़ होने लगा और वो सर खुजलाते हुए हंसने लगा। ठीक है चलो, मेरे कमरे पर कुछ खाना पड़ा है, मैं गरम कर देता हूँ, वो तुम खा लेना। वार्ड खड़ा होते हुए मुकेश को कहा। ठीक है, लेकिन इतनी रात को मेरी वजह से को आप परेशान हो रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुकेश माफी मांगते हुए उनके साथ खड़ा हो गया। वार्ड आगे आगे जा रहा था और मुकेश पीछे पीछे जा रहा था।
रास्ते में वार्ड ने मुकेश को बहुत से बातें बताई और बहुत सी बातें मुकेश के बारे में जानी। थोड़ी ही देर में वार्ड का छोटा सा मकान आया। उसने खाने को गर्म किया और फिर मुकेश को खाने को दिया। वाह काका, ये खाना तो कितना टेस्टी है और हेल्दी भी, आप कोई अच्छे रसोइया लगते हो, मुकेश ने बोला और पूरा खाना खाने लगा। ये देख वार्ड खुश हो गया था। खाना खाने के बाद वार्ड मुकेश को उसके हॉस्टल छोड़ने साथ में जाने लगा। कुछ देर में हॉस्टल भी आ गया और हॉस्टल के पास पहुंचते ही लास्ट में वार्ड ने कहा, तुम अपना ध्यान देना और आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। अभी जाके सो जाओ, कल मुझे तुम कॉलेज में दिखाई देना चाहिए। समझ गए? वार्ड ने कहा, हाँ जरूर काका, अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं अपना ध्यान अब जरूर दूंगा। अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, मुकेश ने कहा। ओके, गुड नाइट, अब जाके सो जाओ, वार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको भी गुड नाइट, ध्यान दीजिएगा, बाय। ये बोलकर मुकेश हॉस्टल के अंदर और वार्ड अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगता है। चलो अच्छा हुआ मुकेश को सही टाइम पे वार्ड ने बचाया और उसे समझाया, नहीं तो मुकेश का क्या होता। अब मुकेश आगे क्या करेगा ये हम जरूर देखेंगे आगे की स्टोरी में। तब तक के लिए च6 प्रीतम हुआ एक मुके में ढेर। दूसरे दिन मुकेश थोड़ा लेट उठा और तब तक बाकी सब नहा धोकर तैयार हो गए थे। मुकेश ने उठते ही पहले थोड़ा दिमाग को शांत किया और नहाने के लिए बाथरूम जाने लगा। राजू ने जैसे ही मुकेश को देखा तो उसके पास आया और बोला, क्यों भाई, कल कुछ ज्यादा ही मजा करके आए हो क्या गर्लफ्रेंड के साथ? बताओ बताओ, राजू ने मजाक करते हुए कहा। हमारा ब्रेकअप हो गया है, वो मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया है और न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुकेश ने बहुत नम्रता के साथ राजू को बताया। ओह सॉरी भाई, तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, लेकिन तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तू थोड़ा भी दुखी नहीं दिख रहा, क्या बात है? राजू ने पहले दुख प्रकट किया, फिर शाबाशी देते हुए उसका पीठ थपथपाया। थैंक यू, चलो मैं रेडी हो जाता हूँ, आज से मुझे क्लास भी ज्वाइन करना है। मुकेश ने एक स्माइल दी और बाथरूम की तरफ चला गया। राजू हैरान होकर देखता ही रह गया। थोड़ी देर में रेडी होकर मुकेश बाहर आया, फिर बैग लेकर सबके साथ कैंटीन की तरफ चला गया। सभी अपनी अपनी थाली लेके बैठे ही हुए थे और खा रहे थे। फिर से प्रीतम की टीम हमेशा की तरह सबको परेशान करते हुए उनके टेबल की तरफ बढ़ रहे थे और हमेशा की तरह बाकी सेक्टर्स की टीम का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार उनके साथ भी लड़कियां भी थी, इनमें अनामिका भी थी। अनामिका की नजर मुकेश पर पड़ी। उसने तुरंत प्रीतम से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम कल इसका कुछ किया नहीं? अरे मैं इसका कल टपका ही दिया था, लेकिन एक वार्ड ने एक इस बचा लिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगली बार से इसे छोड़ूंगा नहीं, प्रीतम ने कहा। रहने दो, अभी तक मेरे घर से कोई फोन नहीं आया है, तो इसका मतलब इसने अभी तक बताया नहीं है। अभी रहने दो, अनामिका ने मुकेश की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। लेकिन वो इन लूजर्स की टीम के साथ बैठा है, कहीं इनके साथ खेलने वाला तो नहीं है? जश ने कहा, खेल लेगा तो भी क्या उखाड़ लेगा, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं होगा। प्रीतम ने कहा, टेंशन मत लो, इसे खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, इसको तो फुटबॉल क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। बस इससे कभी झगड़ा मत करना, इससे जीत नहीं पाओगे, अनामिका ने धीरे से प्रीतम को कहा। ओह तो ये बावर्ची है, तब तो थोड़ा इसका मजे लेना चाहिए, प्रीतम ने कहा। तो चलो मजे लेते हैं, वैसे इन्हें तड़पने में बहुत मजा आता है, जश ने हंसते हुए कहा। ये सब करना जरूरी है, ये सब मत करो, अगर उसने मेरे मम्मी पापा को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, अनामिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रीतम ने कहा। प्रीतम, जश और बाकी लोग मुकेश के टेबल के पास गए और प्रीतम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, और कैसे हो लूजर्स, टीम में नया खिलाड़ी लाए हो क्या? अतुल ने जब ये देखा तो खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें हराने के लिए हमें कोई और खिलाड़ी की जरूरत नहीं है, हम काफी है और अगली बार जरूर हराएंगे, और वैसे ये सिर्फ हमारे साथ खाना खाता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये एक पढ़ने करने वाला स्टूडेंट है, वैसे एक बावर्ची इन लूजर्स टीम प्लेयर्स के साथ क्या कर रहा है? इनके लिए खाना पानी बनाने का काम करता है क्या? प्रीतम ने और मजाक बनाते हुए कहा। अतुल ने मुकेश की तरफ देखा, लेकिन मुकेश इन सबको इग्नोर करके खाना खा रहा था। अतुल को भी ये बात नहीं पता था। अतुल ने उसके साइड लेते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? अतुल ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओह तो उसने तुम्हें बताया नहीं? अच्छा तो मैं बता देता हूँ, प्रीतम ने मुकेश के मजे लेते हुए बोला।
प्रीतम चुप हो जाओ, अनामिका जो अभी टेबल पर बैठी थी वो प्रीतम को रोकते हुए कही। क्यों डार्लिंग, मुझे बताने दो। तो सुनो, तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को तो जानते ही हो। मुझसे पहले वो इस बावर्ची की गर्लफ्रेंड थी। ये उससे बहुत प्यार करता था बेचारा, और मैंने इसकी प्यार को इससे छीन लिया। हाँ हाँ हाँ। प्रीतम हंसने लगा और बाकी उसके सारे फ्रेंड्स भी हंसने लगे। प्रीतम प्लीज अब शांत हो जाओ, वो मेरे घर पर बता देगा। अनामिका पास में आए और प्रीतम को चुप कराते हुए कही। अतुल, राजू और बाकी लोग जो सुन रहे थे उनके दिल में मुकेश के लिए दया आने लगा। रॉकी को बहुत गुस्सा रहा था। और सुनो, ये बावर्ची सूरत सिर्फ मेरी डार्लिंग के साथ रहे इसके लिए आया था। हाँ हाँ हाँ। प्रीतम ये बोलकर हंसने लगा। अब रॉकी की गुस्से की हद पार हो गई थी। वो प्रीतम की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसको किसी ने कंधे के बाल पर रोक दिया। रॉकी हिल भी नहीं पा रहा था। जब उसने पीछे देखा तो मुकेश खड़ा था। मुकेश ने कहा, रॉकी भाई रहने दो। फिर प्रीतम और अनामिका के पास जाकर एकदम शांत होकर कहा, अनामिका तुम टेंशन मत लो, मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं कि तुमको ब्लैकमेल करूंगा। तुम आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं कभी तुमको परेशान नहीं करूंगा। और हाँ प्रीतम, तुम्हें मेरी यूज की हुई गर्लफ्रेंड मुबारक। लगता है तुम्हें दूसरा की यूज किया हुआ सामान ज्यादा पसंद है। ये बोलकर मुकेश वहां से जाने लगा। मुकेश की बात सुनकर 1 मिनट सभी खामोश रहे। फिर अचानक में प्रीतम की टीम और उनके साथ आए लड़कियों के अलावा सभी हंसने लगे। ये देख प्रीतम को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से मुकेश की तरफ मुक्का लेके बढ़ा। तुझे तो आज मैं सबक सिखा के रहूंगा। तभी एक आवाज आई, धम्मम। ये जब सभी ध्यान दिया तो प्रीतम एक दीवार से टकराया हुआ गिर पड़ा था। कुछ लोग हैरान थे, ये क्या हुआ, लेकिन रॉकी, अतुल और कुछ लोगों की नजर तेज थी। प्रीतम ने जैसे ही मुकेश को पीछे से मरने की कोशिश की, मुकेश ने पहले उससे बचा और पैर को पूरी तेजी के साथ घुमाकर प्रीतम के पेट पर दे मारा और प्रीतम पूरी तेजी के साथ जमीन में घसीटते हुए दीवार से टकरा गया। तुम कुछ भी करो लेकिन मुझसे मत भिड़ना, मुकेश ने जाते जाते कहा। ये देख पूरा माहौल गर्म हो गया। सभी मुकेश के इस वार से डर गए थे। अब आगे क्या होगा? क्या मुकेश को इसके लिए कोई सजा मिलेगी? क्या मुकेश को प्रीतम इतनी आसानी से जाने देगा? इसके लिए आगे पढ़ते रहिए। 7 प्रीतम बना मजाक। मुकेश ने प्रीतम को बहुत तेज लात मारा था। ये देख सभी लोग घबरा गए थे। खुद प्रीतम की टीम भी डर गई थी। राजू, अतुल, रॉकी सहित सारे लोग मुकेश के इस कारनामे से बहुत हैरान और खुश थे। अनामिका और जश फौरन प्रीतम के पास गए और उठाने लगे। मुकेश, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानता नहीं है कि प्रीतम कौन है और किसका लड़का है। अब तू देख, तू बचेगा नहीं। जश ने मुकेश को डराने की कोशिश की। हाँ, मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं। बस तुम लोग ये याद रखना, इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार मुझसे भिड़े तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मुकेश ने कहा। अड्डू आवाज में बहुत धीरे धीरे कहा और कॉलेज की तरफ जाने लगा। मुकेश का ये रूप देख खुद अनामिका भी डर गई थी। मुकेश के इस कारनामे से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गई था। जश ने फौरन प्रीतम की कार लाए और अनामिका के साथ उसे हॉस्पिटल ले गया। जहां एक तरफ कुछ लोग मुकेश से नफरत करने लगे थे, वहीं बहुत सारे लोग मुकेश को हीरो मान चुके थे। राजू भी तुरंत मुकेश के पीछे पीछे जाने लगा और बाकी के लोग प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ चले गए। भाई, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। उस घमंडी की अकड़ ठीक कर दी। लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो अब बदला लिए बिना रहेगा नहीं। राजू बोले जा रहा था, लेकिन मुकेश उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में मुकेश और राजू क्लास में आ गए थे और क्लास चालू भी हो गई थी। एक तरफ सर पढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लड़कियां मुकेश की तरफ देखकर बात कर रहे थी। उस लड़के से बच के रहना, पूरा गुंडे टाइप का है। आज उसने प्रीतम को बहुत बुरी तरह से मारा। हाँ, बेचारा प्रीतम। कोयल जो प्रीतम को पसंद करती थी, वो अपनी फ्रेंड्स लोगों से कह रही थी, अबे लेकिन वो तो दूसरे क्लास का लड़का है, तू उसे क्यों सपोर्ट कर रही है? उसी की एक फ्रेंड ने कहा, यार तुझे तो पता है ना, मैं प्रीतम को पसंद करती हूँ, उसे मार खाता कैसे देख सकती हूँ? कोयल ने कहा, तो एक काम कर, तू इस लड़के को फंसा दे, शायद इससे तुझे प्रीतम पसंद करने लगेगा। दूसरी फ्रेंड ने कहा, क्या आइडिया दिया है तूने? मैं इसे अगर फंसती हूं तो शायद मैं प्रीतम के और करीब हो जाऊं। कोयल ने कहा। ये सारी बात पीछे बैठी एक लड़की सुन रही थी, प्रीति। वो मुकेश का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देख नहीं पा रही थी, क्योंकि मुकेश का ध्यान तो पढ़ने में लगा था। तभी एक बार क्लास में आया और कहा, तुम में से मुकेश कौन है? जी मैं हूँ, मुकेश खड़े होते हुए कहा। तुमको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं।
जल्दी आओ, वार्ड ने कहा। मुकेश तुरंत खड़ा हुआ और वार्ड के पीछे जाने लगा। प्रीति ने मुकेश का चेहरा हल्का सा देखा। प्रीति को भी मुकेश गलत लगा। प्रीति ने मन ही मन में कहा, हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। यहाँ तो सब के सब गुंडे ही भरे हुए हैं। प्रीति एक बहुत सुंदर लड़की है और बहुत अमीर घर से बिलोंग करती है। अगर बात करें तो प्रीति की सुंदरता और फिगर का पूरा कॉलेज प्रीति के सामने फेल है, लेकिन कॉलेज में प्रीति को खुद को नॉर्मल बनाकर आती है। मुकेश वार्ड के पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है। वार्ड मुकेश को अंदर जाने का इशारा करके वापस बाहर चला जाता है। प्रिंसिपल फोन पे किसी से बात कर रहे थे और उनसे माफी मांग रहे थे। जैसे फोन कट हुई, प्रिंसिपल ने मुकेश की तरफ देखा और बोला, अच्छा तो तुम ही हो जिसने प्रीतम को बुरी तरह से मारे हो। तुम यहाँ पढ़ने आए हो या गुंडागर्दी? यहाँ पहले से काफी गुंडे भर गए हैं, हमें और गुंडों की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ने हाफते हुए बोला और पास में पड़े पानी पिया। सर मैं तो पढ़ने ही आया था, लेकिन आपके कॉलेज के गुंडों ने पढ़ने नहीं दिया। बस उन्हीं की थोड़ी खातेदारी की। क्या मैंने गलत किया? मुकेश ने शांति से प्रिंसिपल को कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रीतम एक गुंडा है, वो कॉलेज का शान है। उसने हमें 2 बार इंटर कॉलेज कंपटीशन में जिताया है। और वैसे भी अगर वो कुछ गलत करता है तो पहले मुझे आके बताना चाहिए था। तुम इस तरह किसी को मार नहीं सकते। प्रिंसिपल ने मुकेश पर भड़कते हुए कहा, शायद आपको पता न हो, पहले हमला प्रीतम ने किया था और मैंने उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा है। सो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिलता। वैसे आपको आज तक किसी ने बताया नहीं या आप जानकर इग्नोर कर रहे हैं? सर, प्रीतम ये सभी कमजोरों को परेशान करता है। मुकेश भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रिंसिपल थोड़ा गुस्से में पूछा। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैंने उसे मारा, आपने मुझे तुरंत यहां बुला लिया और उससे पहले प्रीतम ने कितनों को मारा, आपने कभी उसे बुलाया? मुकेश ने जवाब दिया। थोड़ी देर वहां शांति हो गई। प्रिंसिपल के सर से पसीना आ रहा था और मुकेश भी सर को घूरे जा रहा था। देखो ऐसा नहीं है, तुमने जिसे मारा है वो मिनिस्टर का बेटा है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इससे अच्छा तुम प्रीतम से माफी मांग लो और वो जो कुछ सजा दे उसे मंजूर कर लो। प्रिंसिपल ने सर नीचे करते हुए धीरे से बोले, सर आप टेंशन मत लो, वो किसी का भी बेटा हो, मैं डरता नहीं हूँ। चिंता उन्हें होगी जो मुझसे टकराएगा, मुकेश ने कहा और वहां से जाने लगा। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, बाद में मुझसे कोई मदद मत मांगना। प्रिंसिपल ने मुकेश को जाते हुए देखा और कहा। मुकेश कॉलेज से बाहर निकल गया था। थोड़ा गुस्सा भी था और शर्मिंदा भी। उसे किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए था, ऐसा सब सोचने लगा। मुकेश आज कॉलेज से बाहर सिटी में घूमने के लिए सोचने लगा और यूनिवर्सिटी के बाहर आ गया। मुकेश ने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर का खाना ही पसंद करते हैं और कई स्टूडेंट महंगी गाड़ियों में ही आना पसंद करते हैं। तभी अचानक में मुकेश ने एक पोस्टर देखा और जैसे ही मुकेश ने पोस्टर में लिखा हुआ पढ़ा, मुकेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे उस पोस्टर में क्या था ये जानने के लिए आगे बढ़े और पेज को लाइक करना ना भूले। थैंक यू। चैट एक जबरदस्त बॉल शॉट। मुकेश जब यूं ही सड़कों पर घूम रहा था तभी अचानक में मुकेश ने एक बड़ा सा बैनर देखा और उस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये एक खाना बनाने की कंपटीशन थी। मुकेश के पास पैसे भी खत्म होने को आने को थे, इसलिए अगर ये टूर्नामेंट जीत जाए तो उसका पूरा साल का खर्चा निकल जाए। वो बैनर पर लिखा हुआ पढ़ने लगा, आए और हमारे कंपटीशन में भाग ले और जीते 2 लाख तक का इनाम। जल्दी ही ऑनलाइन फॉर्म भरे, मुकेश ने पढ़ते हुए बोला। जब मुकेश ने डेट देखी तो वो हक्का बक्का रह गया। डेट ठीक 1 वीक बाद संडे को था। मुझे जल्द जल्द रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? फॉर्म को ऑनलाइन भरना है और प्रिंट निकलकर एक फोटो के साथ वीआर मॉल में जमा कराना है। ओके, तो ये मुझे आज ही कर लेनी चाहिए। मुकेश ये सब सोच खुश हो जाता है और वापस कॉलेज की तरफ आता है। मुकेश क्या बनना है यही सब सोचते सोचते कब फुटबॉल ग्राउंड की तरफ आ गया उसे पता ही नहीं चला। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे भी मुझे काफी टाइम हो गए हैं कुछ बनाए, लेकिन कुछ भी करके मुझे ये टूर्नामेंट जीतना ही पड़ेगा। अगर मैं ये मुकेश यही सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक तेजी से बॉल उसकी तरफ आ रही थी। सभी ने जब देखा कि बॉल एक लड़के को लगने वाला है तो कुछ ने तो सर पकड़कर आंखें बंद कर ली, लेकिन मुकेश ने अचानक में बॉल की तरफ देखा और उछलकर बॉल को एक तेजी से लात मारी और वो सीधे जले गोल हो गया। बॉल इतनी स्पीड में आई कि गोलकीपर को दिखाई तक नहीं दिया। ये देख सारे खिलाड़ी हैरान थे और सबकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई।
जब सबने बॉल मरने वाले की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं मुकेश था। रॉकी ने तुरंत बोला, ये तो मेरा रूममेट मुकेश है। जब बॉल कीपर मनोज ने बॉल को उठाया और कहा, सच बता रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा शॉट नहीं देखा। लगता है बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी है। सबने मनोज की बातों में हाँ बताए। अमन और रॉकी तुरंत मुकेश की तरफ दौड़कर गए और अमन ने कहा, मुकेश पहले कौन से टीम में खेलता था? अचानक में रॉकी और अमन के आने से मुकेश घबरा कर 2 कदम पीछे हटा और सर खुजलाते हुए कहा, तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो? अरे तुमने जो अभी इतना जोरदार शॉट मारा और किसकी बात करेंगे? रॉकी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो सीधे मुझे लगने वाला था, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने सिर्फ लात मारी। मुकेश हल्का सा घबराते हुए कहा। तब तक बाकी सब भी आ गए थे और फिर टीम का कप्तान अतुल मुकेश के पास आया और पूछा, मतलब तुमने ऐसे ही ये शॉट मारा? हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे लग जाता। मुकेश ने आगे कहा, मुकेश क्या तुम हमारे साथ हमारी टीम में खेल सकते हो? अतुल ने मुकेश की दोनों हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट की, तुम्हारी टीम में? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो पहली बार ऐसा गेम देखा। मुकेश ने घबराते हुए कहा, सच में? तुमने कभी ऐसा नहीं खेला? मनोज बीच में आते हुए हैरान होकर कहा, हाँ सच में, मुझे तो ये क्या है ये भी नहीं पता। मुकेश और ज्यादा घबराते हुए कहा, भाई तुमने जो अभी लात मारी, ऐसी लात तो आज तक मैंने नहीं देखी। प्लीज तुम हमारी टीम में आ जाओ, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। प्लीज ब्रदर, मनोज ने आगे मुकेश को कहा, मैं और टीम में आ जाऊं, लेकिन मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। मुकेश अब नॉर्मल हो गया था और सोचने लगा, सभी पीछे हटो, कोई नहीं मुकेश, तुमको नहीं खेलना तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे भी ये गेम इच्छा से खेली जाती है, तुम जा सकते हो। अतुल ने सबको हटाते हुए कहा और सबको मुकेश के रास्ते से हटने का इशारा किया। मुझे टाइम दो, मैं सोचकर बताता हूँ, मुकेश ने कहा और वहां से जाने लगा। ठीक है, अच्छे से सोच लेना भाई, अगर तुम हमारी टीम में आए तो हमें कोई नहीं हरा सकता, मनोज ने जोश में कहा। सभी लोग सिर्फ मुकेश की ही तरफ देख रहे थे और फिर सब प्रैक्टिस में लग गए। मुकेश का ये शॉट सभी के दिमाग में चल रहा था, इसलिए कोई गेम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर अतुल ने सबसे कहा, आज एक काम करो, आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म करते हैं। आज सभी आराम करो, हम कल बाकी का प्रैक्टिस कर लेंगे। सबने हाँ में हाँ मिलाया और सब अपना अपना सामान पैक करके हॉस्टल की तरफ जाने लगे। तभी अतुल ने रॉकी और अमन को रोका और कहा, रॉकी और अमन, मुकेश तुम्हारे ही रूम में रहता है, इसलिए अगर तुम उसे मानने में मदद कर दो तो पूरी टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अमन ने कहा और रॉकी भी सर हिलाया और फिर ये दोनों भी जाने लगे। और दूसरी तरफ मुकेश हॉस्टल की तरफ जाने लगा और खुद से कह रहा था, बाल बच्चे, ये लोग तो पीछे पड़ गए थे, लेकिन सच में मैं खेलने के लायक हूँ। अरे नहीं, ये तो मैंने खुद को बचाने में मारा था। वैसे क्या इसी को फुटबॉल कहते हैं, जिसकी बात राजू कर रहा था। मुकेश यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी उसे वार्ड रमेश मिल गए। कैसे हो रमेश काका? मुकेश ने कहा। ओह, तुम हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, अभी कैसी है हालत? रमेश ने कहा, मैं एकदम अच्छा हूँ, मैं भी आपकी मदद करूँ। मुकेश ने रमेश को फूल पौधों में पानी देते हुए देखा और हेल्प करने के लिए कहा। अरे नहीं, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा, तुम जाओ आराम करो, रमेश ने कहा। अरे मुझे करने दीजिए, वैसे भी कितने 4 दिन से मैं कोई काम नहीं कर रहा। मुकेश ऐसा बोलकर दूसरे डब्बे से पानी देने लगा। दोनों फिर से हंसते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी स्मृति भी इसी रास्ते से अपने कार में बैठकर कॉलेज के से घर की ओर जा रही थी और उसकी नजर मुकेश पर पड़ी। स्मृति ने ड्राइवर से कहा, अंकल गाड़ी रोकिए। जी गुड़िया जी, ड्राइवर ने कहा। स्मृति को लोग घर पे प्यार से गुड़िया बोलते थे। स्मृति ने कुछ देर मुकेश को देखा लेकिन उसने उसे कुछ बुराई नहीं दिखी। वो थोड़ा ओल्ड फैशन का था लेकिन दिखने में काफी सुंदर लग रहा था और उसकी हंसी से अच्छा लड़का लगने लगा। फिर स्मृति ने ड्राइवर को चलने को कहा और घर की तरफ चले गए। क्या लगता है दोस्तों, मुकेश टीम ज्वाइन करेगा? और स्मृति के मन में मुकेश को लेकर क्या चल रहा है, इसके लिए आगे पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चेन्नई रमेश काका की सच्चाई। मुकेश और रमेश वार्ड जब फूलों को पानी दे रहे थे तभी कुछ देर स्मृति मुकेश को देखकर वहां से चली जाती है। मुकेश को फिर टूर्नामेंट का याद आया और रमेश को बताते हुए कहा, काका आपको पता है मैंने खाने की स्पर्धा में भाग लिया है।
लेकिन मैं जो मसाला इस्तेमाल करता हूँ वो यहाँ कहाँ मिलेगा वो मुझे पता नहीं। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। रमेश ने ये सब सुना तो थोड़ी देर किसी ख्याल में खो गया और फिर कहा, एक काम करो, तुम मुझे मसालों के नाम लिख कर दे दो। अगर मैं मार्केट गया तो मैं ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? मुकेश ने उदास होकर पूछा। ठीक है, तुम भी साथ चलना। हम कल जाएंगे जब तुम अपनी क्लास पूरी कर लेना, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मुकेश काम करते करते थक गया था लेकिन वो रमेश वार को बताना नहीं चाहता था। लेकिन रमेश ने भांप लिया था। रमेश ने कहा, मुकेश अब तुम हॉस्टल जाके फ्रेश हो जाओ, आज रात मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। रमेश ने कहा, मेरे लिए? आज कुछ स्पेशल है क्या? मुकेश ने पूछा। नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। तुमने जो मेरा हाथ बटाया उसमें मेरा सारा काम खत्म हो गया, इसलिए मैं अभी फ्री हो गया हूँ। सो मैं आज कुछ अच्छा बनाने को सोच रहा हूँ, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ऐसा है तो मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, अब हम रात को मिलते हैं, मुकेश ने कहा और वहां से जाने लगा। रमेश भी थोड़ा सा काम खत्म करके घर की तरफ चला गया। रात हुई तो उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। खाते ही मुकेश दीवाना हो गया और बहुत तारीफ करने लगा और फिर हॉस्टल जाके सो गया। दूसरे दिन मुकेश ने जल्दी से अपना क्लास कंप्लीट किया और रमेश वार्ड के साथ मार्केट जाने के लिए रेडी हो गया। रमेश मुकेश को बस से चौटा बाजार ले गया और वहां के एक पुराने मसाले के दुकान पर आए और रमेश ने बोला, और चेतन भाई कैसे हो? रमेश ने कहा, अरे आज हमारे दुकान में देखो कौन आया है। और रमेश जी, इतने दिनों कहाँ गायब थे? आपको देखे तो वर्षों हो गए। दुकान वाला हैरान होकर कहा, गायब नहीं हूँ, पास वाले यूनिवर्सिटी में वार्ड का काम कर रहा हूँ। रमेश ने कहा, वार्ड का काम कर रहे हो? इतना प्रख्यात बावर्ची अपना काम छोड़कर ये फालतू का काम कर रहे हो? लेकिन क्यों? दुकान वाले ने कहा, अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा कभी, अभी मुझे ये सारे सामान दे दो। रमेश ने चेतन को चुप कराते हुए कहा। मुकेश ने ये जब सुना तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुकेश के दिमाग में मसाले वाले काका की बात खनक रही थी। प्रख्यात बावर्ची, ये लो भाई तुम्हारा मसाला रेडी हो गया, मसाले वाले काका ने बीच में ही बोल दिया। धन्यवाद चेतन भाई, अगली बार से मेरा ये लड़का लेने के लिए आएगा तो तुम इसको दे देना। रमेश ने चेतन से कहा। आए क्यों नहीं रमेश जी, वैसे इस बार किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लिए हो क्या? चेतन मसाले वाले ने पूछ लिया। नहीं नहीं भाई, इस बार मैं नहीं, ये लड़का ले रहा है, इससे मिलो, इसका नाम मुकेश है और बहुत होनहार लड़का है। रमेश ने हंसते हुए चेतन मसाले वाले को कहा। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुकेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इनकी बातें चल ही रही थी तभी कुछ बाइक सवार गुंडे एक चलती कार पर डंडे मार रहे थे, जिससे वो कार एक दीवार से जाकर टकरा गई। फिर उनमें से दो गुंडे कार के पास आए और कार में से एक आदमी को निकलकर पीटने लगे और उसको बीच रास्ते पर पटक दिए। अब वो 10 से 12 गुंडों के बीच पड़ा हुआ था। और कैसे हो सेठ धवल पटेल, आज इस तरह अकेले कहाँ घूम रहे थे? चलो, तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। उन गुंडों में से एक गुंडा निकला बोला। वो इनका लीडर लग रहा था। कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ? अगर मेरे लोगों को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, धवल सेठ ने कहा। मिस्टर धवल सेठ सूरत के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। सूरत में इनका बहुत से बिजनेस थे और डायमंड उनका मेन बिजनेस था। वो 47 साल के अमीर हटे कट्टे आदमी थे। मौत सामने है लेकिन अकड़ अभी भी खत्म नहीं हो रही है। हाँ हाँ हाँ, गुंडों का लीडर बोला। उसके हंसते ही सब गुंडे भी हंसने लगे थे। तुम्हें कौन भेजा है बोलो और कितना दे रहा है? मैं तुमको उससे ज्यादा दूंगा मुझे जाने देने के लिए, सेठ धवल ने कहा। ऑफर तो अच्छा है लेकिन मेरे वासूलों के खिलाफ है, इसलिए मुझे जितने मिले हैं उतने में ही तुमको मारना होगा। हाँ हाँ हाँ, लीडर ने कहा। लीडर ने बाकियों को मरने के लिए इशारा किया। 4 लोग हाथ में चाकू लिए सेठ धवल की तरफ बढ़ने लगे। तभी एक साथ 4 पत्थर का टुकड़ा उन चारों को जाके बड़ी तेज से जाके लग गया और चारों गिर पड़े। आप ठीक तो है? आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? मुकेश सेठ धवल जो जमीन पर गिर पड़े हुए थे उनको उठाते हुए कहा। ओए, तू कौन है बे जो बीच में उंगली कर रहा है? गुंडों के लीडर ने कहा। मैं कोई भी हूं, लेकिन मेरे सामने अगर कोई अत्याचार होगा तो मैं बैठे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुम सबको पीटूं इससे पहले यहां से 9-2-11 हो जाओ। मुकेश ने उनकी तरफ खड़े हुए देखते हुए कहा। लगता है आज मुझे एक फ्री मर्डर करना होगा। कोई नहीं, इसका पैसे भी मैं उनसे ही ले लूंगा। लीडर हंसते हुए बंकियों को भी जाने को कहा।
बाकी सब भी अपना अपना चाकू लेके मुकेश को मरने के लिए बढ़े, लेकिन मुकेश ने एक एक करके सबको पिटता चला गया। किसी के हाथ पकड़कर तोड़ दिया, तो किसी को गले से पकड़कर मोड़ दिया, तो किसी के टांग तोड़कर उनका मुंह फोड़ दिया। इस तरह लीडर को छोड़ सब ढेर हो गए। वहां खड़े सारे लोग मुकेश की लड़ाई देख हैरान हो गए थे। खुद सेठ धवल भी हैरान हो गया था, लेकिन रमेश को थोड़ी घबराहट हो रही थी। सभी ताली बजाने लगते हैं। तूने मेरे सारे आदमियों को ढेर कर दिया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। ये कहकर लीडर ने अपने पीछे से पिस्तौल निकाली और मुकेश की तरफ संध ली। क्या लगता है मुकेश गोली से बच पाएगा? क्या मुकेश सेठ धवल को बचाने में कामयाब हो पाएगा? इसके आगे पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए, जिससे मुझे पता चले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही। चैटेंट मुकेश ने बचाई सेठ धवल की जान। हमने देखा कि लास्ट एपिसोड में मुकेश ने सेठ धवल को बाकी गुंडों से तो बचा लिया था, लेकिन गुंडों का लीडर ने मुकेश पर पिस्तौल संध ली थी। मुकेश पिस्तौल देख थोड़ा सा घबराया और खुद को बचाने के लिए सोचने लगा। अब कैसे बचेगा बेटे? मेरे अच्छी फाइट कर लेता है तू, लेकिन मेरी पिस्तौल से तू नहीं बच पाएगा, लीडर ने कहा और पिस्तौल को लोड करके चला दी। लेकिन पिस्तौल को जब तक लीडर चला पाता तब तक एक पत्थर बहुत तेजी से उसके हाथ में लगा और हाथ नीचे की तरफ चला गया और उसे पिस्तौल दबा दिया था। लेकिन पिस्तौल की गोली मुकेश को न लगकर गुंडे के पैर में लग गया। गोली लगते ही लीडर तेज से चिल्लाया और तुरंत बाद ही एक और पत्थर आया जो लीडर के हाथ से गिरी पिस्तौल दूर जाके गिर गया। ये देख सब हैरान थे कि ये किसने किया, खुद मुकेश और सेठ धवल भी। तक 10-12 काले रंग की गाड़ियां वहां आ गई और उनमें से हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स निकले और सेठ धवल को चारों तरफ से घेर लिए और उनमें से एक आदमी धवल के पास आकर कहा, सर आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? वो आदमी धवल का मैनेजर था और 2 आदमी दवाई का डब्बा लाया और सेठ धवल के चोटों पर दवाई लगाने लगा। तभी रमेश ने धीरे से मुकेश का हाथ पकड़ा और वहां से लेके निकल गया। और वहां पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी थी और सारे गुंडों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी के डब्बे में बैठा दी। भीड़ को दूर हटाने के बाद एक मैन पुलिस हेड कांस्टेबल सेठ धवल के पास आके खड़ा हो गया। वो लड़का कहाँ गया जिसमें मेरी जान बचाई? सेठ धवल ने दर्द आवाज में बोला। कौन सा लड़का सर? अच्छा वो जो आपके पास खड़ा था, वो तो कब का चला गया शायद, मैनेजर ने कहा। मुझे उस लड़के से मिलना है, उसने मेरी जान बचाई। आज वो नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं रहता। मुझे उससे हर हालत में मिले थैंक यू कहना है, सेठ धवल ने कहा। जी सर, आप चिंता मत करो, हम उसे जल्द ही ढूंढकर आपके सामने हाजिर कर देंगे, मैनेजर ने कहा। माफ कीजिएगा सर, क्या आप कुछ बयान देना चाहेंगे कि ये कौन कर सकता है? हेड कांस्टेबल ने पूछा। गुंडे आपके गिरफ्त में हैं, तो आप पता कीजिए कि किसने किया है ये, और मुझे पता करके जल्द ही बताए। और हाँ, हमारे सर अभी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, सेठ धवल के मैनेजर ने कहा। ठीक है सर, आप जैसा कहें, हेड कांस्टेबल ने कहा। मैनेजर ने सेठ धवल को एक लग्जरी गाड़ी में बैठाया और आगे की सीट में बैठ के सभी गाड़ियों के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां खड़े लोगों से पूछताछ करके वहां से चले जाते हैं। सेठ धवल के मैनेजर का नाम संचित है। वो काफी ताकतवर है और वो सबसे वफादार आदमी है, लेकिन वो सेठ धवल की एक बेटी है जिसे वो पसंद करता है। वो ईमानदारी से काम करता है जिससे सेठ धवल अपनी बेटी का सदी उससे करा दे। दूसरी तरफ, काका आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रहे हैं? उस आदमी से एक बार उनकी हालत तो पूछ लेता, मुकेश ने कहा। तुम यहाँ पढ़ने आए हो या लड़ाई झगड़े करने? तुमको कोई दिमाग है? तुम अभी यहाँ क्या कर रहे थे? ये माफिया लोग हैं, हम जैसे नॉर्मल लोगों को उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए, रमेश ने कहा। लेकिन काका, इस तरह से मैं किसी को मरने नहीं दे सकता। अगर मैं सही टाइम पे नहीं गया होता तो वो आदमी मारा जाता, मुकेश ने कहा। लेकिन अगर वो गोली तुमको लग जाती तो? वो तो सही टाइम पे मैंने वो पत्थर, मतलब वो पत्थर किसी ने नहीं फेंका होता तो तुम मारे जाते, और मैं तुमको यहाँ लाने की वजह से सब जगह से फंस जाता, रमेश ने कहा। काका, वो पत्थर आपने फेंका था ना? मुकेश ने सवाल किया। नहीं तो वो पत्थर मैंने नहीं फेंका, किसी और ने फेंका था, रमेश हचकचाते हुए बोला। लेकिन आपकी बातों से तो मुझे आप पर ही शक हो रहा है। बताए ना काका, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुकेश ने कहा। हाँ, मैंने ही फेंका था, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, और आज जो हुआ वो कॉलेज में किसी को मत बताना, और अगली बार से ऐसे लोगों से दूर रहना, रमेश ने कहा। जैसा आप कहें, लेकिन क्या कमाल का शॉट था। आप प्लीज मुझे भी ये सिखाएंगे? आपके हाथ में तो जादू है, मुकेश ने जोश जोश में आके कहा।
हाँ हाँ बच्चे, वो हाथ से नहीं, मैंने पैर से मारा था। रमेश ने हंसते हुए कहा, सच्ची? पैर से? आप तो महान हो, आप प्लीज मुझे ये जरूर सिखाइएगा। मुकेश ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस किसी को कुछ बताना मत। रमेश ने कहा। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते करते यूनिवर्सिटी पहुंच गए। शाम हो चुकी थी और दोनों थक गए थे। मुकेश हॉस्टल फ्रेश होने के लिए चला गया और रमेश अपने घर की तरफ। दूसरी तरफ जैसे ही सेठ धवल अपने बंगले पर पहुंचते हैं और आराम करने के लिए अपने कमरे के बेड पर बैठते हैं, तब तक उनकी लड़की भी आ जाती है। क्या हुआ पापा को, किसने ये हाल किया ये पापा का? सेठ धवल की बेटी ने कहा। कुछ नहीं स्मृति बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। सेठ धवल ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा। जी हाँ, स्मृति कोई और नहीं सेठ धवल की ही बेटी थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते थे। लेकिन पापा, इतनी हिम्मत किसमें आई जो आप पर हमला करे? मैनेजर, मुझे उन लोगों से मिलना है जिन लोगों ने पापा पर हमला किया। स्मृति गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ लोगों को लगा दिया, वो लोग जल्द ही पता लगा लेंगे। संचित, उस लड़के का कुछ पता चला जिसने मेरी जान बचाई? सेठ धवल ने स्मृति को पहले शांत रहने को कहा और फिर अचानक में संचित से पूछ लिया। नहीं सर, मैंने पता करने की कोशिश की तो, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। लेकिन अब चिंता न करे, जल्दी ही पता चल जाएगा। संचित ने कहा। एक लड़के ने बचाए आपकी जान, वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहूंगी। स्मृति ने कहा। वही तो मैं भी चाहता हूँ, वो अचानक में आया और बचाकर चला गया। सेठ धवल ने उदास होकर कहा। क्या लगता है मुकेश को सेठ धवल ढूंढ पाएगा? क्या करने वाला है सेठ धवल मुकेश के साथ, और आगे मुकेश क्या करने वाला है, जरूर पड़े। 11 फूड कंपटीशन का दिन। 2 दिन हो गए थे और मुकेश अब टूर्नामेंट के लिए रेडी है। मुकेश आज अच्छी तरह से तैयार हो रहा था। वो टूर्नामेंट के लिए सारी सामान रेडी कर लिया था। राजू, रोकी, अमन और सभी दोस्तों ने मुकेश को बेस्ट ऑफ लक बोला। और फिर रास्ते में रमेश काका भी मिले। उन्होंने मुकेश को गले लगाया और कहा, याद है न ट्रेनिंग अच्छे से सब करना जैसे तुमने मेहनत